जोशीमठ सिंकिंग, यानी जोशीमठ का जो भूदशाव की जो स्थिति पैदा हो गई है, जोशीमठ कहीं ना कहीं डूब रहा है। मतलब पहाड़ कैसे डूब सकता है, ये एक बड़ी अजीब चीज़ सामने आई है और इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। देश भर के लोगों में प्रतिक्रिया है कि ऐसा जोशीमठ में क्या हो रहा है। लोगों के घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं, जो हमारे मंदिर हैं वो धाराशायी हो रहे हैं। इसके बाद लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हैं। ज़मीन से मटमैला पानी निकल रहा है। बड़ी ही अजीब और विचलित करने वाली तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। आज सवेरे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया जो कि जोशीमठ का नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जोशीमठ भी इस तरीके से बह रहा है। तो उस वीडियो को शेयर करने वाले थे वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर मनीष मेहता। इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बारीकी से जानेंगे कि जोशीमठ में हो क्या रहा है। डॉक्टर मेहता, जोशीमठ में इस समय की जो स्थिति है, जैसे आपने वीडियो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ का वीडियो नहीं है, किस तरीके से वो बह रहा है, काफ़ी भयावह जो है वो स्थिति है वहाँ की इस समय। तो आप बता सकते हैं कि क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वहाँ की, किस तरीके से हो रहा है ये सब? जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो इंडोनेशिया के किसी जोन का किसी साइड का वीडियो था। तो बेसिकली वहाँ पे जब अर्थ को आया था तो अर्थ को आने के बाद जो है जो मटेरियल जो या जो वहाँ पे जो भी ओवरबर्डन या जो रॉक जो सोयल और रॉक की डेब्रीज थी वो कैसे मूव की थी उस कंडीशन में ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विफिकेशन की वजह से या उसके घर्षण या एब्रेशन कम होने की वजह से। अब जोशीमठ को जब हम जोशीमठ की बात करते हैं तो बेसिकली जोशीमठ क्या है कि जोशीमठ एक काफ़ी पुराना क्षेत्र है, काफ़ी पुराना एरिया है जिसको जो है 7वीं और 11वीं सेंचुरी के अंतर्गत कत्यूरों ने जो है वहाँ पे उनको उस जगह को बसाया था और उसकी वहाँ पे उन्होंने उनकी राजधानी भी हुई थी। तो जोशीमठ का अगर आप जोशीमठ को अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ये रीजन जो है ये जोशीमठ आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस रीजन में ये जोशीमठ है। जोशीमठ दो दो नाले जो बेसिकली दो जो चैनल है ड्रेनेज है उन चैनलों के मध्य में मीन्स बीच में बह गए बीच में बसा हुआ है। एक इसके जो है जो राइट साइड से अप स्ट्रीम में जो है उसको हम एटी कंपनी नाला बोलते हैं और जो डाउन स्ट्रीम में है वो सिंगधार नाला हो गया। तो इन दोनों नालों के बीच में जोशीमठ बसा हुआ। अब जोशीमठ बेसिकली किसके ऊपर बसा हुआ है? जोशीमठ लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है जो ऊपर से यानी इस गोरसो रीजन से इस रीजन से जो है नीचे मूव किया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको साफ दिखता है कि एक ये मटेरियल यहाँ पे क्राउन शेप का जो ये पोर्शन दिखता है आपको, तो ये ऊपर से मूव हो करके मतलब हल्का हल्का नीचे धस करके नीचे आया है। तो ये शो करता है कि इस रीजन में कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो है आइस रही होगी या लूज जो है परमाफ्रॉस्ट कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से ट्यूब फ्रीजिंग प्रोसेस यहाँ पे हुई और ट्यूब फ्रीजिंग प्रोसेस होने की वजह से जो है मास धीरे धीरे टूट करके या स्लिप हो करके नीचे की ओर आया। अब आप अगर जोशीमठ में आप देखोगे तो जोशीमठ में जो है खाली डेबरी या छोटे छोटे आपको पेबल्स टाइप के या छोटे छोटे बोल्डर नहीं दिखते बल्कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर दिखते हैं और उन बोल्डरों को उखाड़ने के लिए इसका मतलब वहाँ पे कोई आइस मास था, कोई ऐसा बड़ा मास था जो आपको यहाँ पे आपको दिख। अगर इस रीजन में आप ऊपर टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे जहाँ ये अभी स्नो यहाँ पे जमी हुई है तो इस रीजन में आपको बड़े बड़े फ्लैट बुग्याल्स दिखते हैं। बुग्याल्स यानी बड़े मिडो होते हैं जो ग्लेशियर के द्वारा उस रीजन में बनते हैं। तो वो पूरा मटेरियल जो ऊपर का मटेरियल था या जो साइड का इसका मटेरियल था वो नीचे की तरफ धीरे 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 जो है क्रीपिंग से नीचे की तरफ आ रहा है। अब यही कंडीशन आज की उसमें हम देखें तो जोशीमठ में जो है 1976 में मिश्रा आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जो आयुक्त थे उत्तराखंड के और उसमें जो है जोशीमठ के भी उस रिपोर्ट में जो है 17 लोगों की टीम थी। उस टीम में जोशीमठ के भी 2 लोग थे। उसमें एक पांडुकेश्वर गांव के पूरन सिंह मेहता जी थे और एक गोविंद सिंह रावत जी जो कॉमरेड वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख थे वो लोग थे। तो उन्होंने उस रीजन का सर्वे किया था। उस रीजन को सर्वे करने के बाद जब उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बोली कि भाई ये पूरा मटेरियल जो है ये ऊपर से आए हुए स्लाइडिंग जिन्होंने उसको रॉक स्लाइड का नाम या लैंड स्लाइड का नाम दिया था। स्लाइड मटेरियल जो ऊपर से होकर के आया है और उसके ऊपर ये गांव बसा हुआ है या शहर बसा हुआ है। तो उन्होंने इस अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि इस रीजन में जो भी ये रीजन है ये काफ़ी सेंसिटिव रीजन है क्योंकि ये लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बना हुआ। अब जब लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बना हुआ तो उसकी जो होती है कि एक जब कोई भी मटेरियल किसी स्लोप के ऊपर जमा होता है तो उस स्लोप में और उस मटेरियल के बीच का जो कोइजन होता है जो
होता है उसकी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है कि इतनी तक वो जो है अपने ऊपर सहन कर पाएगा भार, उसके ज़्यादा वो भार सहन नहीं कर पाएगा। तो यही कंडीशन जो है जोशीमठ में भी हुई। तो मिश्रा आयोग ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए या बड़ी बिल्डिंगें, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला था। यहाँ पे कोई ऐसे डेवलपमेंट में विकास का कोई काम नहीं होना चाहिए इस रीजन में, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे इस पर फ़र्क पड़े। अब कंडीशंस ये हो गई है कि वो वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने किया, तो ये उस रीजन में मीन्स मिश्रा आयोग ने इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी किसी ने मतलब वो धंसाव, वो क्षेत्र धंस रहा था या वहाँ पे कोई मेजर लैंडस्लाइड या कुछ कंडीशंस हुई थी जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए ये कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन उस रिपोर्ट को हम लोगों ने मीन्स बेसिकली जो हम आज के लोग हैं या हमारे जो आए होंगे 76 के बाद, उन लोगों ने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें और टूरिस्ट और ये सब चीज़ें डेवलप होता गया। तो जब तक चीज़ें सही होती है तो आदमी इन चीज़ों को नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो आदमी बहुत ज़्यादा सोचता नहीं इन चीज़ों, लेकिन जब चीज़ें खराब होने लग जाती है तो तब आदमी उसके कारण ढूंढता है। तो यही कंडीशन जो है जोशीमठ की आज होगी है। अब आप देखो तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी जो है आपकी योजनाएं वहाँ पे चल रही है, जिन वो योजनाओं की वजह से जो है बहुत सारा आपका जो है जो लैंड मास है वो लैंड मास किसी ना किसी कारण से जो है आपका हिल रहा है। मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, और इस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल एक्टिविटीज़ कम रोल प्ले कर रहा है, बल्कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इसको मूवमेंट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा रोल कर रहा है। तो ये डॉक्टर साहब, जो मटमैला पानी उसके अंदर से आ रहा है काफ़ी भारी तादाद में आ रहा है, और वो मटमैला पानी लगातार निकल रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है, वो पानी साफ नहीं हो रहा है। तो ये मटमैला पानी क्या है? क्या ये, जैसा कि आप अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये कोई कैविटी हो सकती है जिसकी वजह से अंदर से पानी आ रहा है, तो क्या जोशीमठ किसी कैविटी के ऊपर बैठा हुआ है? बेसिकली कैविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई कैविटी, क्या होता है कि जब कोई भी लूज मटेरियल होगा या कोई भी जिसकी हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की बात करते हैं हम, तो ग्राउंड वाटर जो है आपको अर्थ सरफेस में हर जगह स्लोपी टेरेन होगा या कहीं पे भी होगा, आपको कुछ ना कुछ मात्रा में ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा। अब रीजन क्या है कि जब वो लूज मटेरियल है, तो लूज मटेरियल है दैट मीन्स कि उसके नीचे कहीं एक्यूफर होगा जहाँ पानी आपका जमा होगा या पानी होगा। अब वो एक्यूफर सडनली क्या हुआ कि 2-4 दिनों के बीच में एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हुई है उस रीजन में, जिस एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ कि कभी मिलीमीटर का जो मूवमेंट था उसमें, मिलीमीटर या लेस देन मिलीमीटर जो मूवमेंट था उस रीजन में, वो 2-3 दिनों में मूवमेंट एकदम बढ़ गया, यानी वो सेंटीमीटर में आ गया मूवमेंट, या सेंटीमीटर से ज़्यादा मूवमेंट आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पेरेनियल चैनल उसमें है, एक एटी कंपनी नाला और इधर सिंघार नाला, 2 पेरेनियल स्प्रिंग है जो दिखाती है कि मतलब इनमें 12 महीने पानी होता है। तो अब क्या होगा कि जब उसमें मूवमेंट सडनली मूवमेंट बढ़ गया, उस जोन का जब मूवमेंट बढ़ गया, तो मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जो फ्रैक्चर, जो क्रैक्स उसमें डेवलप हुए या फीचर्स जो डेवलप हुए उस रीजन में, तो अंदर का जो पानी और भी पानी था हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ इस बार गर्मियों में हमने वहाँ पे पानी की थोड़ा समस्या थी, तो हम धाराओं में, मतलब सिंघार के रीजन में ही आपको जो है 7-8 धारे मिल जाएंगे, ऊपर से गोपाल धारा हो गया, 2-3 और धारा है उस रीजन में, बहुत सारे धारे हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि इस मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट हुआ उसमें जो स्प्रिंग्स के जो पानी था, वो स्प्रिंग्स का पानी शिफ्ट हो गया। ये भी एक कारण हो सकता है कि वह स्प्रिंग का पानी शिफ्ट होकर के कहीं दूसरी जगह से आ गया, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी गवर्नमेंट या कहीं किसी भी एजेंसी द्वारा जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये फीचर्स ज़्यादा डेवलप हुए, या एरिया ज़्यादा डेवलप हुआ, मीन्स ये क्रैक्स और मोशन इसमें ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो है इधर उधर से जितना भी सीपेज पानी था वो वहाँ पे आ गया। तो इस वजह से जो है वो मटमैला पानी, अब मटमैला पानी बेसिकली क्या है कि रीजन जो है वहाँ पे ग्लेशियर, आप पहले भी लोगों ने बोला लैंडस्लाइड या ग्लेशिएटेड रीजन है। ग्लेशिएटेड रीजन इसलिए है, उस ग्लेशिएटेड रीजन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्ले मटेरियल ज़्यादा बनता है, यानी क्रस्ट मटेरियल होता है जो क्ले के फॉर्म में होता है। तो वो क्ले के फॉर्म में होने की जो क्ले मटेरियल है, तो क्ले मटेरियल में जो पानी निकलेगा वो रेड कलर का निकलेगा, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को, कि जो क्रशिंग मटेरियल होता है, ग्लेशियर जब जाता है तो वो क्रश करता है चीज़ों को, क्रश करके पाउडरी फॉर्म में डालता है, तो वो पाउडरी फॉर्म क्ले फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि भाई वहाँ की जो सोयल है वो मैक्सिमम दिखती है रेड कलर की। अब या तो वो वहाँ अंदर हिल गया है किसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, नेचुरल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वो हिल गया है, और हिलने के बाद जो है आपके फीसर से पानी आ गया। अब इस पानी की सही जांच, कि वो पानी क्या रिवर वाटर है या मेचोरिटिक मनी वर्षा का पानी है या आइस स्नो मेल्ट जो भी पानी है, इसकी जो है आप
इसकी जो है वाटर केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। वाटर केमिस्ट्री करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पानी कहाँ से आ रहा है। वाटर केमिस्ट्री मीन्स आइसोटोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। आइसोटोपिक स्टडी के बाद आप बता पाओगे कि भाई क्या ये रिवर के द्वारा पानी आ रहा है या बारिश का पानी है जो सीपेज होकर के आ रहा है या अंडरग्राउंड वाटर है। तो इसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट या हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। साहब एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पास इस समय जोशीमठ का ये लैंडस्केप भी है, दर्शकों को समझाने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब जो ये मैप है जिस तरीके से जोशीमठ बसा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो है अगर हम बात करें तो कहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप बता सकते हैं एक बार? बेसिकली अभी ये फोटोग्राफ्स है जो आप फोटोग्राफ्स ये देख रहे हो इस रीजन का। जी, जी। तो इस फोटोग्राफ में हमें क्या दिखता है कि ये एक क्लियर आप देख रहे हो कि एक लाइन यहाँ से ये आ रही है जो एटी कंपनी नाला है। जी। एक नाला यहाँ से आ रहा है। एक नाला आपको अगर हल्का हल्का आप देखोगे तो ये इस रीजन में एक आपको नाला जहाँ पे अभी दिखा है ये एक नाला इधर से ये दिख रहा है। ये फोटोग्राफ्स में आपको साफ दिखता है एक नाला ऊपर आ। तो ये सिंघार वाला है और जो ये वाला रीजन है ये आपका एटी कंपनी नाला। इसके बीच में आप देखोगे जोशीमठ बसा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखता है कि एक स्कार दिखता है। ये स्कार देखते हो आप जो लैंडस्लाइड स्कार हो, इसका मतलब यहाँ पे कभी एक लैंडस्लाइड और हुई है जो स्कार ये दिखाता है। ऐसे ही करके छोटे छोटे बहुत सारे स्कार यहाँ दिखते हैं। स्कार मतलब जो कट लैंडस्लाइड हो कट जाता है उसका खाली कट क्षेत्र। कटा हुआ पार्ट है ये। अब आप इस चीज को यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ से इस रीजन से ये पूरा मास जो है धीरे 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 करके नीचे की ओर शिफ्ट है। यहाँ आप देखोगे फोटोग्राफ्स में तो आपको ये क्लियर दिखेगा। ये यहाँ से ऐसे करके डाउन एक कोन टाइप का बन रहा है। एक आप लगा लो कि एक कोन टाइप का, एक फैन टाइप का बन रहा है। यहाँ से ऊपर से टॉप से नीचे तक एक फैन टाइप का बन रहा है। तो ये कंडीशन है। अभी हमें जो दिख रहा है कि मैक्सिमम जो है डिस्ट्रक्शन जो है इस जोन में हुआ है। ये सिंघार वाला नाला है इस रीजन में हमें मैक्सिमम स्लोप फेलियर की मतलब जो लूज मटेरियल जो हो रखा वो इस रीजन में मैक्सिमम हो रखा, मनोहर बाग और इस रीजन से यहाँ रीजन में। इसका स्लोप इस साइड को है, इस साइड में। उसके बाद हमें 2021 में जो दिखा था वो इस रीजन में दिखा था, ये गुरंग से और रविग्राम और इस रीजन में हमें मैक्सिमम इस साइड में दिखा था। तो ये मास जो है चारों तरफ से जो है मूव कर रहा है आपका नीचे की ओर आ रहा। लेकिन सडनली जो ये अभी बीच में जो एक्टिविटीज हुई थी, जो भी एक्टिविटीज, उससे ये इन्हांस हुआ था यानी बढ़ा था। अब अगर आप इसको आगे देखोगे तो इसमें और भी आप चीजें देखोगे। ये आप ड्रेनेज मैप देखोगे उस रीजन का। ये जोशीमठ है तो ये ड्रेनेज मैप है। ये डॉक्टर एमपीएस बिष्ट द्वारा बनाया गया ड्रेनेज मैप है, उनका मैप है ये। तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ये सिंघार वाला नाला, ये पेरिनियल स्प्रिंग है, जो इस पे पेरिनियल स्प्रिंग एक ये है और ये उधर ये एटी कंपनी वाला है। तो मैक्सिमम जो बसावट है जोशीमठ की वो इस रीजन में है, इन दो नालों के मध्य में बसावट है। और अगर आप ऊपर ओली से देखोगे तो इस रीजन में आपको साफ दिखता है कि भाई ये ओली रीजन है और यहाँ से दो ड्रेनेज जो है ये आपस में ऐसे साइड से आ रही है और इसके बीच का मटेरियल ये मूव कर रहा है। दो ड्रेनेज के बीच का मटेरियल मूव कर रहा है इसमें। ये अब आप अगर जियोलॉजी उस रीजन की देखोगे तो जियोलॉजी बेसिकली, जियोलॉजी भी इन चीज़ों को समझने के लिए जियोलॉजी समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो जियोलॉजी समझने के लिए यहाँ पे क्या है कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये कॉन्टैक्ट जोन है लेसर हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय है उसके बीच का कॉन्टैक्ट जोन है। और ये जस्ट जोशीमठ के नियर अबाउट है, हिलंग के आसपास, और वहीं से निकल कर आप यहाँ पे देखोगे तो एमसीटी जो जाता है ये यहाँ से ऐसे करके आपका ये इस कल्पेश्वर से हो करके ऐसे करके जोशीमठ के नीचे से परसारी मेरठ हो करके ऐसे करके एक फॉल्ट डेवलप करता है। और उसके बाद आपका जुगवार लातारिणी इस साइड को ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे करके जाता है। तो ये एमसीटी जो है, ये एमसीटी भी यहाँ पे मीन्स अगर आपका थ्रस्टेड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई थ्रस्ट बना है। थ्रस्ट मीन्स लूज मटेरियल है। आपको इसका क्रश मटेरियल मीन्स जो पाउडरी टाइप का मटेरियल आपका इसका जो है, तो आपको जहाँ पे सलदार है, गर्म पानी का है तपोवन में, वहाँ पे आपको इसका पाउडर दिख जाएगा, आपको क्रश मटेरियल दिख जाएगा। तो लिथोलॉजिकली भी थोड़ा वीक जोन है ये, जिसकी वजह से इसमें कंडीशंस, ये लैंडस्लाइड और ये एक्टिविटीज जो है यहाँ पे होती रहती है। तो ये अब आप देखो ये एटी कंपनी वाला यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा और ये आपका वो वाला सिंघार वाला जो अभी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों करने के लिए क्या है कि हमें वहाँ पे डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें जो है उस रीजन में सेस्मिक स्टेशन लगाना पड़ेगा। सेस्मिक स्टेशन लगा करके हमें ये पता चल जाएगा उस रीजन में कि भाई वहाँ पे नेचुरल अर्थक्वेक क्या आ रहे हैं या आर्टिफिशियल कोई आदमी ब्लास्ट कर रहा है, तो उसका आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना किस रेंज का ब्लास्ट हो रहा है। एक दूसरा, हमें उस स्लोप को नापने के लिए जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम लगवाने पड़ेंगे ऊपर से नीचे तक, जिससे हमें लगेगा कि मूवमेंट क्या है इसका, इस जो मास मूवमेंट कर रहा, किस रेट से मूवमेंट कर रहा, बढ़ रहा, घट रहा, जो मूवमेंट है उसका वो।
फिर उस जितना भी ओवरबर्डन है वो जोशीमठ के ऊपर, उस पूरे ओवरबर्डन का हमें जो है जियोफिजिकल स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे हमको रेसिस्टिविटी करनी पड़ेगी उस रीजन में, रेसिस्टिविटी जो बताएगा कि भाई कितना ओवरबर्डन है, एमटी करना पड़ेगा, जो वाडिया इंस्टीट्यूट और हम लोग करते हैं, एमटी सर्वे करना पड़ेगा, जीपीआर करना पड़ेगा, जिससे हमें लगे कि भाई उसमें कितना मटेरियल उसके अंदर पूरा है, और वो मटेरियल क्या स्लोपी सरफेस पे बैठा हुआ है या किसी कैविटी या केव के उसके ऊपर बैठा हुआ है, मीन्स क्रेटर के ऊपर बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, टनल की एक बात सामने आ रही है। जैसे 2021 फरवरी में रैनी में जो आपदा आई थी, उसके बाद टनल में जो पानी मलबा जो गया था, उसको भी लोग एक वजह बता रहे हैं कि जोशीमठ पर बहुत गहरे प्रभाव से उसने मतलब हानि पहुंचाई है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, वो जो हेलंग से मारवाड़ी की जो रोड बन रही है, उसको भी लोग कह रहे हैं कि ये जो है नींव जोशीमठ की है, और इस नींव को लोग जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये नींव काट रहा है। ऊपर से तो है ही सतह कमज़ोर, और ये नींव भी बहुत कमज़ोर हो रही है। तो मिश्रा कमेटी की आपने पहले अभी चर्चा करी हमने, तो इसको देखकर मतलब किस तरीके से देख रहे हैं, बतौर जियोलॉजिस्ट आप इस एक्टिविटी को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? इस चीज़ को क्या है कि अभी मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मिश्रा रिपोर्ट ने जो है 1976 में ये बता दिया था कि भाई यहाँ पे कोई भी बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं, एंथ्रोपोजेनिक जो भी एक्टिविटीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल लूज है, जो भी है कंडीशन लूज और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, काफ़ी लूज है जिसमें मूवमेंट है। तो इसको देखते हुए ये लगता है भाई कि मैं सब चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। क्या ये टनल से हो रहा है या नहीं हो इस रहा है? बीच में आपको एक बात और बता दूं, एनटीपीसी ने अभी सफाई दी है कि टनल कंस्ट्रक्शन का और जोशीमठ में जो स्थिति पैदा हुई है वो उसकी वजह, उनके कार्य की वजह से नहीं हुई है। कल हमने आपदा विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा से भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि एनटीपीसी टनल और हेलांग मारवाड़ी जो बाईपास बन रहा है, कोई ऐसे साक्ष्य मिले नहीं हैं। हालांकि जो मटमैला पानी निकल रहा है उसका उन्होंने सैंपल लिया है, और जो टनल का पानी है उसका सैंपल लिया है, उसकी जांच करेंगे, तो इसके बाद नतीजे सामने आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं पहले ही बोला मैंने कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के। अब क्लियर इस चीज़ की क्लियरिटी को जानने के लिए वही मैं आपको बोला कि हमको यहाँ पे स्टेशन लगवाने होंगे, जीपीएस लगाना होगा, सेस्मिक स्टेशन लगाने होंगे, जिसकी वजह से हम क्लियर कट बोल सकें कि भाई ये एक्टिविटीज़ की वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि 2021 का जो अर्थ वो ऋणी आपदा जो आई थी, तो उसमें भी वाडिया इंस्टीट्यूट का वहाँ पे एक सेंसर था, सेस्मिक स्टेशन था, जिससे हमने ये पता कर पाए हम लोग कि भाई इतने बजे को ये टूटा था, और इसकी वजह से जो है इस सेंसर में एक पेपर भी हम वाडिया इंस्टीट्यूट का छपा है उसमें साइंटिफिक रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई इसे तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए उस रीजन में। अगर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, जिसकी वजह से हम ये पता लग पाएँ कि भाई क्या ये जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है वो एंथ्रोपोजेनिक ही हो रही है, किसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, या नेचुरल प्रोसेस ही कुछ ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है चीज़ों को ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीज़ें समस्या है जिसमें है ये पैरामीटर है। तो सीधा सीधा किसी के ऊपर ब्लेम लगाना या किसी के ऊपर बोलना सीधा सीधा बहुत सही नहीं होगा, जब तक हमको उन चीज़ के पुख्ते साक्ष्य न मिले या पुख्ते सबूत न मिले, तब तक हम ये बोलना मतलब बहुत जायज़ नहीं होगा हम किसी के ऊपर सीधा सीधा ब्लेम लगा दें कि भाई मर्डर जो है इसी ने किया है। तो इसके लिए हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, तो जिसके लिए हमें वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन करने की ज़रूरत है। एक डॉक्टर साहब, सिटी जो चीफ टाउन प्लानर होते हैं उनके ऑफिस से हमें जानकारी मिली कि जोशीमठ में कोई प्रॉपर अभी तक प्लानिंग नहीं की गई आज तक। हालांकि वो मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जोशीमठ का भी मास्टर प्लान बनेगा। लेकिन वो कहते हैं कि एनबीसी जो है, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, वो कहता है कि 12 मीटर से ऊपर की हाई राइज बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। तो जोशीमठ जैसे सेंसिटिव डेलिकेट जो स्लोपी एरिया है, वहाँ पर किस तरीके के भवन बनाने चाहिए? अब इस जो ये वाला है इसमें बेसिकली जो वहाँ पे जो कंडीशंस है जिस हिसाब से उस वहाँ पे आपको जो है बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट यानी हार्ड रॉक नहीं मिलती है, आप लूज के ऊपर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मतलब मेरा ये सजेशन है कि वहाँ पे जो है बड़ी हाई या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, वहाँ पे छोटी छोटी सी बिल्डिंग बननी चाहिए। और बिल्डिंगों को लगभग अगर आप देखोगे कि आप मलारी रीजन में अगर कभी गए होंगे तो मलारी में लोकल स्टाइल के जो मकान बने हुए छोटे छोटे मकान, वो कहीं अर्थ के और कहीं बहुत सारी ठंडा बर्फ ये सब कुछ झेलने के बाद आज भी जो है करीब 200-300
साल से जो है अभी भी वहाँ पे स्टेबल रखे हुए। तो इस टाइप के हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन लाने चाहिए जिनकी वजह से बजाय हार्ड कंक्रीट सरिया और इनके मकान बनाने के बजाय लोकल चीज़ों के जो मकान है वहाँ पे उन रीजन में बनने चाहिए। अगर इतना नहीं होता तो आपको प्रीफेब्रिकेटेड हट और इन सब चीज़ों का वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जितना हल्का मटेरियल होगा उसका उतना जो है उसकी जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और जो है स्लो फेलियर होने के चांसेस कम होंगे। अब आप जो है 40 या 50 डिग्री के स्लोप पे जो है 4-4 5-5 मंजिला बिल्डिंग बना दे रहे हो, तो ये तो एक आम आदमी भी बता सकता है यार कि ये चीज़ जो है यहाँ आपने जो है यहाँ पे डेंजर जगह पे ऐसा बना दिया, तो और जिसकी फाउंडेशन नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप वहाँ उस रीजन में घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कंडीशंस किस हिसाब से है, कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हुई है, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ अगर किसी आदमी या किसी चीज़ के विकास और विनाश में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है जुड़ी होती है, जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट करते हैं एक साथ, क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका बाहर आता है और लास्ट में रिजल्ट जो है या तो हानिकारक आता है या तो नुकसानदायक आता है या तो आपका फ़ायदेमंद होता है। तो ये दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ठीक है, थैंक यू। तो डॉक्टर मनीष मेहता का कहना है कि जिस तरीके की अभी वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जोशीमठ जो है एक बहुत ही नाजुक सतह पे बना हुआ है। हो सकता है उसके अंदर जो कैविटी है उसकी वजह से जो मटमैला पानी सामने बाहर निकल रहा है, भारी तादाद में निकल रहा है। इन चीज़ों को संभाला जा सकता है, एक प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो इस समय चिंता का विषय है वो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, और जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पे बनी हैं उनको रोका जाना ज़रूरी है, तो जोशीमठ भी बच सकता है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।